सभी को नमस्कारम। आप जहां भी हों, तो दुनिया भर में स्थिति उसी तरह से जारी है। अमेरिका ने 45,000 मौतों को पार कर लिया है और मेरे ख्याल से 4 से ज़्यादा देशों में या 4 देशों ने 20,000 मौतों को पार कर लिया है। वैसे कुछ जगहों पर यह थोड़ा सीसॉ जैसा खेल रहा है, ये एक तरह से नीचे गया और अब फिर से ऊपर जा रहा है। जैसा मैंने पहले कहा है, हम सिर्फ इंसानी बर्ताव को नियंत्रित कर रहे हैं। हमें वायरस से निपटने का एक भी तरीका नहीं मिला है और वायरस कई सारी नई क्षमताएं दिखा रहा है और अलग स्तर की काबिलियत दिखा रहा है, और जो नुकसान ये कर सकता है उसका एक अलग स्तर भी, जिसे मोटे तौर पर एक श्वसन संबंधी समस्या समझा गया था, अब वो कई जगहों पर चला गया है। गहरी चिंताओं में एक चीज़ ये है कि ये निश्चित रूप से इम्यून सिस्टम पर हमला कर रहा है, और भी गहरी चिंता का विषय ये है कि ये स्नायु तंत्र पर भी असर डाल रहा है और मस्तिष्क को एक स्तर का नुकसान पहुंचा रहा है। आप में से जो लोग पहले से ही डैमेज्ड हैं, शायद उनके लिए थोड़ी राहत हो, लेकिन ये गहरी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर कई नहीं तो कम से कम कुछ मरीज़ जो वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं, उन्हें मिर्गी के दौरे आए हैं, याददाश्त चली गई है, और बेशक हर कोई जानता है कि सबसे पहले सूंघने की क्षमता चली जाती है, जो स्नायु तंत्र के बारे में संकेत है, और इससे अलग अलग स्तर पर नुकसान हो रहा है। और वैज्ञानिक कोई भी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन वे अनुमान लगा रहे हैं कि ये स्नायु तंत्र को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है, या दूसरे शब्दों में मूल रूप से ये हमारे अनुमान से ज़्यादा जटिल होता जा रहा है। हमने सोचा था कि बस ये एक श्वसन से संबंधित चीज़ है, हम बस अपने फेफड़ों को संभालें और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। साथ ही अच्छी बात यह है कि वायरस से इन्फेक्टेड 80% से ज़्यादा लोगों में कोई लक्षण नहीं, कोई संकेत नहीं दिखते हैं, और वे चुपचाप इससे होकर गुजर जाते हैं, जो एक अच्छी चीज़ है और एक बहुत बुरी चीज़ भी है, क्योंकि ये चुपचाप इन्फेक्टेड लोग बिना लक्षण वाले इन्फेक्शन वे इसे हर जगह हर किसी तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड हैं। तो आखिरकार एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत, सभी 7.6 अरब लोगों की जांच करना, वायरस हमें इस दुष्कर काम की ओर धकेल रहा है, क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों में से 80% कोई भी लक्षण नहीं दिखाते। इसका मतलब है कि हमें उन लोगों को क्वारंटीन करना होगा जिनमें कोई लक्षण नहीं है, हमें उन लोगों का इलाज करना होगा जिनमें कोई लक्षण नहीं है, जो बहुत मुश्किल काम होने वाला है, और दुनिया भर में यही हो रहा है। भारत में भी थोड़ी बहुत सामाजिक बेचैनी भी बढ़ रही है। बहुत लंबे समय तक घरों में लोग पक चुके हैं। चिंताएं जैसे आर्थिक खुशहाली, व्यापारों का बंद रहना, लोग सिर्फ रोज़ कमाने वाले लोग ही नहीं, मानसिक वेतन पाने वाले लोग भी, उन्हें नुकसान हो रहा है। उन्हें अपनी बचत और दूसरी चीज़ों का जो फ़ायदा था वो ख़त्म होता जा रहा है, और लोग इस बात को देखकर डरे हुए हैं कि शायद दुनिया में 50% से ज़्यादा कर्मचारी 1 या 2 साल के लिए बेरोजगार हो जाएं। अभी जो लोग विभिन्न तरह के बिजनेस में हैं, मेरे ख्याल से सॉफ्टवेयर उद्योग ने पहले ही अपना बोझ कम करना शुरू कर दिया है, यानी वो अपनी रोजगार की सूची से लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगले
9 से 12 महीनों तक कोई मांग नहीं रहेगी और वो इन लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। कपड़ा उद्योग, उन्हें लगता है कि 80% नौकरियां 1 या 2 साल के लिए जा सकती हैं, क्योंकि फैशन और कपड़े कुछ समय के लिए फैशन से बाहर हो जाएंगे, जो कि मैंने सुना है कि जो लोग पर्यावरण के सेनानी हैं वो सब कह रहे हैं कि यही चाहिए था, ये अच्छा है, लोग कम कपड़ों के साथ जी सकते हैं। ये सब बिल्कुल सच है, लेकिन ये समय उस भाषा में बात करने का नहीं है। मैं अतीत में वो भाषा बोलता रहा हूँ, लेकिन अभी जब लोग बड़े पैमाने पर अपनी नौकरियां खो रहे हैं, ये उन फायदों का जश्न मनाने का समय नहीं है। उन फायदों को एक सुनियोजित तरीके से संभव करना होगा, ऐसे निर्दयी तरीके से नहीं। तो चुनौतियां कई गुना होती जा रही हैं, लेकिन देश अपना धैर्य खो रहे हैं। देश लॉकडाउन को कायम रखने की अपनी ताकत खो रहे हैं। बहुत बहस चल रही है हर जगह, क्या ये लॉकडाउन वाकई ज़रूरी है, या चलो बाहर निकलते हैं और हमें जो करना है वो करते हैं, देखते हैं वायरस क्या करता है। इस तरह का साहस प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन साथ ही मेरे ख्याल से 2.5 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, है ना? लगभग 2 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है जिसे अनदेखा किया जा सके। तो यही असली चुनौती है, इससे कैसे निपटें। हम में से हर किसी को बदलाव लाने के तरीके खोजने होंगे, खुद में, अपने काम में। हम जैसे दुनिया में चीज़ें करते हैं, हम जैसे इस दुनिया में रहते हैं, हम बस पुराने तरीकों से रहना जारी नहीं रख सकते, कई बदलाव करने होंगे। भारत की केंद्रीय सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है कि अगर आप हमला करते हैं या किसी तरह से धमकाते हैं किसी भी स्वास्थ्यकर्मी को, डॉक्टर को या नर्स को, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो वायरस इन्फेक्शन को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहा है, तो एक नया कानून आया है जहां आपको बिना जमानत के गिरफ्तार किया जा सकता है। आप 5 से 7 साल के लिए जेल जा सकते हैं। तमामों सख्त कानून बनाए गए हैं क्योंकि ये हमले भी बढ़ रहे हैं। वो नहीं चाहते, कुछ लोगों को यकीन नहीं है कि उन्हें इस वायरस से कोई असर होगा, और वो उन मेडिकल कर्मियों पर हमला कर रहे हैं जो उनका इलाज या उनकी जांच करने जाते हैं। वो अपनी जांच नहीं कराना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाया जाएगा या क्वारंटीन में रखा जाएगा। तो सारे सामाजिक मुद्दे उठ रहे हैं, और जाहिर है जब ये सब चल रहा है तो बस और एक लॉकडाउन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन में ढील देना, हम नहीं जानते कि ये हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन हम अभी उसी मुकाम पर हैं। अगर हम सभी पक्षों पर ध्यान नहीं देते हैं, हमें वायरस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो कह रहे हैं कि ये मानवता को ख़त्म कर सकता है। हमें उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा, हम बस बाहर जा सकते हैं और जो चाहे कर सकते हैं, आर्थिक इंजन को फिर से चालू कर सकते हैं। और इनके बीच हज़ारों अलग अलग तरह के लोग हैं, उन सभी को सुनना महत्वपूर्ण है। एक काफ़ी हद तक सही निर्णय लेने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी वास्तव में बिल्कुल सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि किसी के पास इस बात की पूरी समझ नहीं है कि ये क्या कर सकता है और ये मानव समाज में कैसे आगे बढ़ सकता है। कम से कम एक तकरीबन सही तरह का निर्णय लेने के लिए हमें सब कुछ चाहिए। लेकिन ऐसे कई लोग हैं, आपने कंगारू अदालतों के बारे में सुना होगा, लेकिन कंगारुओं ने हालांकि खुद को ऑस्ट्रेलिया तक सीमित कर लिया, लेकिन कंगारू अदालतें अकेले ऑस्ट्रेलिया में सीमित नहीं रहीं, वो पूरी दुनिया में फैल गई हैं। इसका मतलब है बस यूं ही एक निर्णय पर कूद जाना।
ऐसा हुआ। एक समय पर शंकरन पिल्लई एक स्थानीय अदालत में जज बन गए। वो हमेशा दूसरी तरफ नहीं रहते। तो तब उन्होंने रिकॉर्ड संख्या में फैसले लिए। तो वो उन्हें एक पुरस्कार देना चाहते थे क्योंकि वो अधिकतम मामलों को निपटा रहे हैं। फिर इस पुरस्कार देने वाली समिति ने उनसे पूछा, आप ये कैसे करते हैं? आप सबसे अधिक संख्या में निर्णय दे रहे हैं। शंकरन पिल्लई ने कहा, मैं केवल आरोप पक्ष की बात सुनता हूं। उन्होंने कहा, क्या आप बचाव पक्ष को नहीं सुनते? नहीं, अगर मैं दोनों को सुनता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, इसलिए मैं सिर्फ एक को ही सुनता हूं। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। वो सिर्फ एक बात सुनना चाहते हैं और निर्णय लेना चाहते हैं। देखते हैं कि ये काम करता है क्या। नहीं, बहुत सारे जीवन दांव पर हैं। हम उस तरह से निर्णय नहीं ले सकते। ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है, क्योंकि ये हर किसी के जीवन के बारे में है। मुझे लगता है कि हमें अपने पास मौजूद हर छोटी से छोटी जानकारी को सुनना चाहिए और हर देश के लिए एक तकरीबन सही तरह के निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात जो भारत में हो रही है वो ये है कि इन्फेक्टेड लोगों की संख्या की तुलना में मौतों की संख्या बहुत कम है और काफ़ी लोगों की तबीयत भी ठीक हो रही है। लोग मेडिकल देखरेख के साथ ज़्यादा तेज़ी से ठीक हो रहे हैं। तो क्या ये उनमें कोई नुकसान करके जा रहा है? लंबे समय में क्या प्रभाव होने वाला है? इन बातों का बाद में मूल्यांकन किया जा सकता है, लेकिन आपने उन्हें अपने पैरों पर वापस खड़ा कर दिया। ये महत्वपूर्ण है। तो ये एक अच्छा संकेत है। शायद उन मायनों में हम थोड़े अधिक प्रतिरोधी और लचीले हों, लेकिन अमेरिका में हुई मौतों की संख्या बहुत चिंताजनक है। मौतों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? जब मेडिकल देखरेख जल्द से जल्द मिल रही है और आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर मृत्यु दर इतनी अधिक क्यों है? कई व्याख्याएं हैं। उनमें से कुछ कह रहे हैं क्योंकि एक बात तो यह है कि बड़ी आबादी बुजुर्ग लोगों की है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप मरने वाले लोगों के आयु वर्ग को देखते हैं तो 40 और 60 के बीच के बहुत सारे लोग मर रहे हैं। 40 के नीचे भी कई लोग हैं, लेकिन उनका प्रतिशत कम है। एक और व्याख्या यह है कि उनमें से बहुत से लोग किसी न किसी तरह की लत के शिकार हैं। जिन लोगों को किसी चीज़ की लत होती है उनका इम्यून सिस्टम हमेशा बहुत कमज़ोर होता है, और बिल्कुल संभव है कि ये कारण हो सकता है, क्योंकि किसी चीज़ की लत होना बहुत सामान्य माना जाता है। बात बस इतनी है कि मैं आपसे कुछ कम बुरी लत का आदी हूँ, इसलिए मैं आपसे बेहतर हूँ। इस तरह का रवैया शायद ये कहर ढा रहा हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसे ठीक से वैज्ञानिक तरीके से देखने की ज़रूरत है। ठीक तरीके से खोजबीन होनी चाहिए कि क्यों एक देश में मौतों की संख्या एक ऐसे देश में इतनी अधिक क्यों है जहां सबसे अधिक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं और वहां मेडिकल रिस्पांस भी बहुत जल्दी मिलता है। इसके बावजूद इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं? इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और यह निश्चित रूप से हमें इस बारे में बेहतर समझ दे सकता है कि यह वायरस हमारे साथ कैसे बर्ताव और काम करता है। वे एक ही वायरस को 3 किस्मों में बांट रहे हैं, A, B और C। मुझे यकीन है कि उन्हें जल्द ही कुछ अनोखे नाम मिलेंगे। तो A किस्म, B किस्म और C किस्म। तो क्या ये वायरस की किस्म है जो अंतर डाल रही है, या क्या ये स्थिति है, अलग अलग लोगों की शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य की स्थिति जो फर्क ला रही है? हमें यह पता लगाना होगा, जो हमें इस बात की थोड़ी बेहतर समझ देगा कि हमें खुद को कैसे संभालना है, किसे बाहर जाना चाहिए, किसे बाहर नहीं जाना चाहिए। हमें यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कौन इसका शिकार हो सकता है, कौन इसका शिकार नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये निर्णय और ये समझ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही ये सारी बेरोजगारी जो होने वाली है, हमें निश्चित रूप से ये देखना होगा कि इसे कैसे कम किया जाए।
और हर किसी को सीखना होगा कि हम शायद कद्दू खा खा कर ही जी रहे हैं, है ना? कम से कम मुझे बस वही, मेरे साथ तो यही हो रहा है। मुझे आशा है कि आपके साथ भी हो रहा है। तो हम अपनी जीवन शैली को कैसे कम से कम करें ताकि हर किसी को किसी न किसी तरह की नौकरी मिल सके, यानी कम वेतन लेना, ताकि बहुत सारे कर्मचारियों को निकालने के बजाय हर कोई 50% वेतन पर जा सके और हर किसी के पास एक नौकरी हो, और इस विशाल मानव संसाधन को कई चीज़ों के दूसरे आयामों में लगाया जा सके जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता रहा है, जैसे पर्यावरण के पहलू, नीतिगत पहलू, प्रशासन के विभिन्न पहलू और दुनिया में कई सारी चीज़ें जो नहीं की गई हैं। अब जब बाजार बंद चल रहे हैं, जब बाकी की गतिविधियां कम हैं, मुझे लगता है कि ये इस पर ध्यान देने का समय है। लेकिन ये बोलना आसान है और करना मुश्किल, क्योंकि लोगों को पुनर्गठित करना, लोगों को नई दिशा देना, उन्हें प्रशिक्षित करना, उन्हें गतिविधि में शामिल करना कोई आसानी से होने वाली चीज़ नहीं है। मगर हमें मुश्किल काम करने होंगे, वरना ये परिस्थिति ऐसे बहुत से लोगों के लिए निर्दयी साबित हो सकती है जिन्हें वायरस ने छुआ भी नहीं है। ये सवाल शशांक ने पूछा है, आपने